हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे आप लोग? ठीक है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और पिछले लेक्चर को देख कर आए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज में के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लिए थे। आज हम बात करने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या बात करेंगे? देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं मेटल। क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? हाइड्रोजन मतलब Hg मर्क्यूरी, वो लिक्विड होते हैं। ठीक है, फिर भी उसे मेटल ही कहा जाता है और ये सब क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, सॉलिड रहता है। ठीक है, तो मेटल में सिर्फ एक ऐसा ही है ये एलिमेंट है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो है ब्रोमीन, सॉरी Hg। क्या होता है? Hg होता है। और ब्रोमीन होता है नॉन मेटल में हो जाता है। नॉन मेटल में ब्रोमीन होता है लिक्विड में, और मेटल में कौन सा होता है? Hg। ठीक है, मर्क्यूरी। तो आज हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मेटालिक प्रॉपर्टीज, जो मेटल का, और इसमें जो हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक में, केवल ट्रांजिशन मेटल का बात करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट का। किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट का। ट्रांजिशन एलिमेंट का ही केवल बात करेंगे, अर्थात कि ये जो सेकेंड बी ग्रुप है, जिंक, कैडमियम और हाइड्रोजन Hg, इसका हम बात अभी नहीं करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो एक नंबर में हम किसका बात करेंगे? देखिए, मेटालिक प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज मेटालिक प्रॉपर्टीज होता क्या है? तो मेटालिक प्रॉपर्टीज कुछ नहीं, मतलब ये बोल रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में मेटल वाला गुण। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? हाई ट्रांजिशन मेटल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उस क्या करते हैं? मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मतलब होता है संक्रमण। क्या होता है? संक्रमण, मतलब कोई भी काम सही से नहीं होता। आप बता सकते हैं क्या संक्रमण मतलब क्या होता है? संक्रमण मतलब होता है कि जो कोई बीमार रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट संक्रमण। ठीक है, संकरण नहीं बोल रहे, संक्रमण। कोई बीमार व्यक्ति रहता है तो उसे क्या कहते हैं? संक्रमण। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को जनरली क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, मतलब बीमार वाले एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज एक भी सही से नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो उसमें कुछ प्रॉब्लम, जो कि एस और पी में उतना नहीं होता है जितना किस में होता है? डी ब्लॉक में होता है। और ये होने का रीजन क्या है? डी ब्लॉक में होने का रीजन है कि ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम होती है। इसीलिए क्या होता है, ये क्या होता है ना, जो सही से कुछ भी प्रॉपर्टीज व्यक्त नहीं कर पाता है। अब एफ ब्लॉक में जाते हैं, एफ ब्लॉक में भी क्या हो जाता है? और अनपेयर्ड की इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, जिस कारण वो तो और ज़्यादा क्या करता है? नहीं दिखा पाता है। इसीलिए उसको इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ठीक है, तो मेटालिक प्रॉपर्टीज का बात कर रहे, मतलब ये मेटल है। सारे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं क्या होते हैं? मेटालिक होते हैं। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं? हाई मेटालिक प्रॉपर्टीज होता है। इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेटल वाला इसमें गुण होता है। किसमें? ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मेटल वाला गुण होता है। इस प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं? दिखाते हैं सो मेटालिक प्रॉपर्टीज। मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट क्या करते हैं? दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऑल एलिमेंट सोज हाई मेटालिक प्रॉपर्टीज लिखिए, बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, अभी क्या बोले, क्यों दिखाते हैं? इसमें कन्फिग्रेशन होता है D5। और क्या होते हैं, इसमें मेटल वाला बॉन्ड पाया जाता है। मेटल का बॉन्ड अलग होता है, स्पेशल होता है, इसीलिए मेटल बॉन्ड के कारण ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं बिकॉज, देखिए ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट शोज हाई मेटालिक प्रॉपर्टीज। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड होते हैं। बिकॉज हैविंग मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड होते हैं। और मेटालिक बॉन्ड में क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्या होते हैं, मैक्सिमम। तो मेटालिक बॉन्ड क्यों होते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ड्यू टू, और एक रीजन दे दीजिए, ड्यू टू है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाने की वजह से होते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक मैं कुछ नहीं, केवल इतना बोले ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेटल क्या करते हैं, मेटल एक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, अर्थात वो मेटल बहुत ज़्यादा होते हैं, का गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वो उसका रीजन क्या, उसका रीजन ये है कि मेटल के बीच में क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड होते हैं। मेटालिक बॉन्ड मतलब होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जो बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, सारे देखिए क्या लिखे, सारे संक्रमण तत्व तो बहुत ज़्यादा मेटालिक गुण दिखाते हैं। उसके क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उसमें मेटालिक बॉन्ड होता है और क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। डी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब जो 3D वाले में जो D1 से लेकर D10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से वो क्या करते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी और ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी के अब मेटालिक बॉन्ड का पहले बात कर लेते हैं कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। किसका बात करेंगे अब, मेटालिक बॉन्ड का। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, तो मेटालिक बॉन्ड कुछ इस प्रकार से होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई एलिमेंट M है, कोई एलिमेंट क्या है, M है, और इससे क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, फिर ये भी क्या है, यहाँ पे M है, यहाँ कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये मेटल है, न्यूक्लियस है, ये भी मेटल है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा अपने ओर, क्या करेगा, न्यूक्लियस अपने ओर क्या करेगा, इसको खींचना चाहेगा। ये भी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचना चाहेगा, अपने ओर खींचना चाहेगा। ये भी क्या करेगा, वही काम करेगा। इसको अपने ओर खींचना चाहेगा, वो भी अपने ओर खींचना चाहेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेगा, इसको ये खींचेगा, वो इसको खींचेगा। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी मेटल का एटम होगा, यहाँ मेटल का एटम होगा, मतलब कि मेटल के बगल में इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन के बगल में मेटल एटम होगा। तो मेटल एटम हो गया, इसके बगल में इलेक्ट्रॉन हो गया, मेटल एटम, इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम। ठीक है, तो ये दोनों एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये फ्री होता है, जिसको दोनों एटम क्या करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, खींचना चाहेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए, ये मेटल क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, ये मेटल एटम क्या किया, इधर से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींचा। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को जितना मेटल जुड़ा हुआ है सब क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो अब ये भी क्या करेगा, मेटल उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा, ये भी खींच रहा अपनी ओर। इस इलेक्ट्रॉन में वही बात हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये मेटल एटम भी खींचेगा, ये मेटल एटम भी खींचेगा, दोनों खींचेगा ऐसे करके। अब देखिए
ये खींच रहा अपने तरफ ना, खींच रहा, ये मेटल भी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा। ये भी मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, मेटल अपने ओर खींचेंगे। इस प्रकार से क्या कर रहा है, ये मेटल को खींच रहा है। तो यही क्या होता है, ये जो खींच रहा है, ये जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के बीच में, यही क्या कहलाता है, जो बॉन्ड का निर्माण हो रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों न्यूक्लियस क्या है, एक दूसरे से बंधा हुआ है। क्यों, ये मेटल का आइटम इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी क्या करेगा, इसको खींचेगा। दोनों इतना ही पावर से खींचता है जिस कारण इलेक्ट्रॉन न इधर जाता है न उधर जाता है, लेकिन ये दोनों भी क्या करता है, अपना बल लगाए रहता है खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, जिस कारण क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड बनता है। क्या होता है इसमें, इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। क्या है ये, मेटालिक बॉन्ड है, बॉन्ड। और ये पूरे को क्या कहेंगे, मेटालिक लेटिस कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटालिक लेटिस कहते हैं, मेटालिक लेटिस कहते हैं। हिंदी में कह देंगे धात्विक जालक। जालक इस प्रकार से हो गया। अब इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा बल से इलेक्ट्रॉन को खींचते रहता है, ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा, ये क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये क्या कह सकते, ये भी कह सकते ये चमकते रहता है। क्या करते रहता है, चमकता है, या बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, चमकने वाला गुण होता है। धातु में क्या होता है, गुण चमकने वाला होता है। और ये हार्ड भी होता है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक प्रॉपर्टीज भी देख लिए। अब आगे बात करते हैं इसका कौन सा प्रॉपर्टीज, टेंसाइल प्रॉपर्टीज। अब आगे हम सेकेंड नंबर में कौन प्रॉपर्टीज का बात करेंगे, टेंसाइल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य मतलब इसमें तनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टीज जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो तनन सामर्थ्य होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी हम लिख देते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो गया, तनने की क्षमता। कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं, ज़्यादा तानते हैं। जैसे ये सॉलिड है, क्या इसको हम खींच सकते हैं, क्या हीट भी करने के बाद क्या ये इसको हम तान सकते हैं, नहीं तान सकते। क्यों नहीं तान सकते, ये एक क्या है, नॉन मेटल है और धातु है। जैसे इसको हीट और करेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, फैलने की जगह क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो जिस कारण से ये क्या होगा, ये इसमें तनन क्षमता नहीं होती है। ठीक है, सामर्थ्य नहीं होता है। तो टेंसाइल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब मेटल वाले में आप जो भी चीज़ लीजिए, जैसे कुदाल और देखते हैं, कुदाल और देखते होंगे, और या फिर बहुत सारे लोहे और का सामान देखते होंगे, जो जिस आकार में रहता है, बहुत चौड़ा रहता है, बहुत लंबा और रहता है। क्या वैसे ही खदान से निकलते हैं क्या, ऐसा नहीं होता। उसको पीट कर या फिर जैसे होता है उसको क्या करते हैं, तानते हैं। उसको जिस सामान का जरूरत होगा उस सामान के उस तरह के आकार में उसको क्या करते हैं, ढालते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। ठीक है, वही इसमें बताया जा रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि जो इसमें तनन सामर्थ्य होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, तनन सामर्थ्य होता है, अर्थात उसमें तनने की क्षमता होती है। क्या होती है, तनने की क्षमता होती है। उसे हम फैला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तनने की क्षमता होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा तनने की क्षमता होती है। ठीक है,
अब तीसरी प्रॉपर्टीज का बात करेंगे। देखिए तनन सामर्थ्य दिखाते हैं, ठीक है। अब इसी का एक रूप दे दिया डक्टाइल। क्या दिया? डक्टाइल मतलब तनन, केवल क्या दिया गया? तनन। डक्टाइल का बात कर दिया, डक्टाइल, डक्टाइल मतलब तनन। उसमें बोला कि तनन क्षमता होता है, अब इसमें बोल रहा है केवल तनन। मतलब तन भी दो तरह से इसको तान भी क्या कर सकते हैं? दो तरह से उसको फैला सकते हैं। एक बहुत पतला पतला करके, एक मोटा पतला करना उतना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, गोल्ड है, इसको जितना पतला कर सकते, जितना पतला, बहुत पतला कर सकते हैं इसको हीट करके, बहुत पतला। तो एक तरह से तो ये हो गया गोल्ड कि बहुत पतला हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एक होता है आयरन, लोहा। लोहा कभी भी गोल्ड का कंपेयर नहीं कर सकता है, गोल्ड की तरह पतला नहीं हो सकता, कितना हीट कर दे। आयरन को कितना हीट करेंगे क्या होगा? वो गोल्ड की तरह पतला, तार की तरह नहीं बना सकते, जितना क्या कर सकता है गोल्ड बना सकता है। वही बात इसमें होता है डक्टाइल में, कि ये क्या करता है? पतला पूरा तार की तरह, बहुत महीन तक इसको क्या कर सकते हैं? हम फैला सकते हैं। सोने को क्या कर सकते हैं? बहुत महीन तक फैला सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे ट्रांजिशन मेटल है जो क्या कर सकते हैं? उतना नहीं फैला सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि जो सारे में क्या होते हैं? तनने की क्षमता होती है, और ये सब क्या हो जाता है? स्पेशल हो जाता है। कि जो क्या स्पेशल हो जाता है? ये जैसे गोल्ड हो गया, तो ये सब स्पेशल ये हो गया कि इसको बहुत ज़्यादा तनने की क्षमता होती है। तनने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। ऊपर में केवल लिखे कि इसमें तनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब एक आ गया बहुत ज़्यादा में भी है हो जाता है, और एक हो जाता है लिमिटेड है, ठीक है, चलने लगे, लेकिन तनने की क्षमता सब में होती है, ठीक है। तो अब हम डक्टाइल नेचर में क्या दिखाएंगे? ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं? डक्टाइल नेचर दिखाते हैं। इसमें ऑल हम नहीं लगाएंगे, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट उतना डक्टाइल नेचर नहीं दिखाते, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट डक्टाइल नेचर दिखाता, मतलब कि इसको गर्म करेंगे और ये बहुत पतला में ले जा सकते हैं, बहुत पतला इससे क्या कर सकते हैं? तार के रूप में निकाल सकते हैं, जितना निकाल लीजिए बहुत पतला तक इसको फैला सकते हैं, ठीक है। तो वही क्या हो जाता है कि डक्टाइल नेचर। तो क्या बोले? ट्रांजिशन एलिमेंट शोज डक्टाइल नेचर, ठीक है। तो हम ये लिख दे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या बोले? सोना, औरम, ठीक है, ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा तन जाता है, जितना हीट कीजिएगा उतना। चांदी मतलब जेवर वाले सामान सब, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, दोनों में क्या होते हैं? तनन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। जितने भी अभी मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा किसका होता है तनन क्षमता? यही दोनों का होता है, सबसे ज़्यादा होता है तनन क्षमता, ठीक है। ये डक्टाइल नेचर किसका होता है सबसे ज़्यादा? औरम का, फिर किसका होता है? सिल्वर का होता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टीज का। इसका हिंदी क्या होता है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब क्या? अभी हम देखे थे, बताए कि जो कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट मैक्सिमम मान लीजिए, जैसे हीट करेंगे तो उसको पतला तार में क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। लेकिन कुछ को हीट करने के बाद यदि उस पर हथौड़ा और से चोट मारे तो उसको फैला सकते हैं, पतला तार में नहीं ले जा सकते, उसे क्या कर सकते हैं? फैला सकते हैं, ठीक है। उसे क्या कर सकते हैं? फैला सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? मेलेबिलिटी कहेंगे। अर्थात कुल्हाड़ी सब जो बनता है ना, तो पहले उसको पूरा हीट किया जाता है, उसके बाद हथौड़ा से पूरा चोट दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वो कुल्हाड़ी का रूप ले लेता है। कुदाल का वो भी वैसे ही होता है, ठीक है। और जैसे हम लोग के यहाँ कोई चीज़ सामान काटने वाला होता है, बड़ा बड़ा सामान लकड़ी और काटने वाला होता है, उस सबको भी वैसे ही किया जाता है। इस प्रकार से क्या कहेंगे? मेलेबिलिटी क्या हो जाएगा? इसको चोट देंगे तो उससे क्या करेगा? वो फैल जाएगा, पीटने से वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। वही क्या कहलाएगा? मेलेबिलिटी कहलाएगा। मेलेबिलिटी और डक्टाइल में थोड़ा ही अंतर है। डक्टाइल क्या होता है? उसको पूरे पतला तार के रूप में ले जा सकते हैं, लेकिन मेलेबिलिटी क्या कर सकते हैं? पूरे तार के रूप में नहीं, इसे केवल क्या करेंगे? फैलाएंगे। मान लीजिए अभी ये है ना, ये यदि मेटल रहता तो इसको चोट मार मार के पूरा फैला देते, थोड़ा से क्या हो जाता? बड़ा हो जाता,
ठीक है, उसको क्या करते चोट मार के फैला कर सकते थे। वही हम क्या लिखने वाले हैं, मेलेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये चौथा प्रॉपर्टीज था। अब पांचवा प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या बात करें, कंडक्टिविटी का बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, कंडक्टिविटी को होता है मतलब मेटल सब क्या होते हैं, विद्युत धारा का सुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं। ठीक है, तो गुड कंडक्टर होगा, अच्छा सुचालक होगा, कौन चीज का, इलेक्ट्रिक का, किस में, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो हम ये भी बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग गुड कंडक्टर। ठीक है, कौन चीज का, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ हम वही लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या हो जाते हैं, संक्रमण तक बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं, कौन चीज का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब हम अगले प्रॉपर्टीज की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज क्या होगा, अगला प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में भी जानना। ठीक है, फिर ये देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट में किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। फिर ये देखेंगे कि डी ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे करके अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ये तीन चीज क्या होता है, एक स्टेट है कि जो मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं, मतलब एलिमेंट, ये तीनों स्टेट में रहते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ठीक है, तो जब कोई एलिमेंट सॉलिड से लिक्विड में जाता है, किस में जाता है, सॉलिड से लिक्विड में जाता है, तो इसी को कहते हैं मेल्टिंग। मेल्ट, क्या कहते हैं, मेल्ट। लेकिन जिस तापमान पे ये सॉलिड से लिक्विड में जाना शुरू किया, नहीं है, समझ में आया, सॉलिड है, जिस तापमान पे क्या होगा, लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोई ऐसा फिक्स तापमान होगा ना जिससे क्या होगा, वो लिक्विड बनना स्टार्ट कर जाएगा। तो वो जो फिक्स टेम्परेचर होगा वही क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो वही बात बोल रहे, सॉलिड से लिक्विड में जो जाएगा, तो जो टेम्परेचर पे जाएगा उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब लिक्विड का बात करते हैं। जब लिक्विड गैस में जाना शुरू करता है, क्या करता है, लिक्विड गैस में जाना शुरू करता है, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, जिस तापमान पे क्या होता है, लिक्विड बहुत ज़्यादा मात्रा में वाष्प देता है, और वाष्प तो देना शुरू से भी कर देता है। जब लिक्विड थोड़ा हीट कर दीजिए तो वाष्प देना शुरू कर देता है, क्या उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, नहीं। बॉइलिंग पॉइंट बनने का मतलब ये, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि द्रव है, लिक्विड है, उसकी पूरी सतह से, नीचे से भी ऊपर से भी, सब सतह से क्या होना चाहिए, वाष्प निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाष्प निकलना चाहिए। ये कैसे हमें पता चलेगा कि द्रव की पूरी सतह से, चाहे अंदर वाला भाग हो कि ऊपर वाला भाग है, सब जगह से वाष्प निकल रहा है। तो उसका पहचान ये है, वो उबलना स्टार्ट करता है। उबलने इसीलिए लगता है क्योंकि नीचे का जो वाष्प है, नीचे में वो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होता है, तो वो जो वाष्प बनता है तो ऊपर भागना चाहता है। तो वो जो भागता है, जिस एरिया में वो गैस रहता है, वो उस एरिया में पानी का मोलिक्यूल नहीं रहता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, एक बंद गुब्बारे की तरह लगता है और ऊपर आते ही वो फूट जाता है।
ठीक है, क्योंकि वो अपने एरिया में आ जाता है, फूट जाता है और क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। जब तक पानी के अंदर रहेगा तो क्या होगा, बुलबुला के तरह नीचे में अंदर में दिखाई देता है। ठीक है, वो गैस होता है जो कि पानी से क्या हो जाता है, पानी टूट के बना होता है, पानी का मॉलिक्यूल टूट के बना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तो वो जो लिक्विड गैस बनना स्टार्ट कर देता है पूरी द्रव की सतह से, जब यानी उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, जिस पॉइंट पे, जो इस टेम्परेचर पे होना स्टार्ट करता है, उसी को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप मेल्टिंग पॉइंट भी समझ लिया और बॉइलिंग पॉइंट भी समझ गए। अब देखिए, बताइए तो एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो देखिए, एलिमेंट लगभग मैक्सिमम क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड में मान लीजिए कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड भी जाएगा। मान लीजिए x टेम्परेचर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट x हुआ, तब लिक्विड हो गया। अब x में भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो x में कुछ बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट x प्लस हुआ है। नहीं समझ में आया? कहने का अर्थ ये है कि कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तब तो उसका बॉयल क्या होगा ना, कि जो वो बॉइलिंग पॉइंट होगा तब ना वो उबलना स्टार्ट करेगा। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो मान लीजिए x टेम्परेचर लगा, तो x टेम्परेचर में और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ना वो उबलना स्टार्ट करेगा। कोई ठोस है, टेम्परेचर पूरा दिए, द्रव में गया, द्रव में और टेम्परेचर देते रहेंगे तब ना वो गैस बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, हमेशा मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर लो होगा और बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, लिक्विड का होता है। सॉलिड का कभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट तभी हो सकता है सॉलिड का जब ये लिक्विड में गया हो और फिर लिक्विड से बॉयल होना स्टार्ट करते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लिए। ये भी समझ लिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉइलिंग होने से पहले, उससे पहले उसको मेल्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, मेल्ट होना पड़ेगा। तो मेल्ट होने के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होगा उससे ज़्यादा बॉयल होने के लिए चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप ये भी समझ लिए। तो अब हम केवल मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जान लिए, मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिख लेते, जो अभी बोले हैं उसी को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डाटा लिखेंगे किसका, अब तब ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, देखिए थोड़ा डाटा अब लिखते हैं इसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। द टेम्परेचर at which जिस तापमान पर ए सॉलिड क्या होना स्टार्ट कर देता, सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, या फिर ये बोले कि सॉलिड बीइंग होने लगता है लिक्विड, बीइंग लिक्विड। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड स्टार्ट बीइंग लिक्विड। ठीक है, इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, MP। ठीक है, तो अब इसके बारे में और लिख लेते हैं कुछ। मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे कैसे। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक बॉन्ड का। मेटालिक बॉन्ड जितना मजबूत होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड जितना मजबूत होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। देखिए मेटालिक बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट कितना कैसे ज़्यादा होगा। ये मेटालिक एटम था, इससे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ मेटल। मेटालिक बॉन्ड कहते थे किसको,
इस इलेक्ट्रॉन को जैसे न्यूक्लियस क्या करता था, मेटालिक एटम का न्यूक्लियस खींचता था, इस इलेक्ट्रॉन को ये भी न्यूक्लियस क्या करता था, ऐसे खींचता था पूरा पावर लगा के। ये जो खींचता है इसी कारण एक बॉन्ड क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, इसी कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो ये जितना दम लगा के खींचेगा उतना क्या हो जाएगा, ये जल्दी टूटेगा नहीं। ठोस से द्रव्य में जाना, सॉलिड से लिक्विड में जाना, इसका मतलब क्या होता है, बॉन्ड को टूटना, बॉन्ड का टूटना। सॉलिड में बॉन्ड मजबूत से रहता है, लिक्विड में बॉन्ड कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। तो वही बात हो जाती है, ये बॉन्ड उतना वैसे टूट जाएगा जितना ये बॉन्ड मजबूत होगा। बॉन्ड बहुत मजबूत होगा तो बहुत लेट से टूटेगा, टूटेगा कि नहीं, और बहुत लेट से टूटा तो इसका मतलब मेल्ट बहुत कम हुआ। मेल्ट होने का मतलब ये बॉन्ड टूटना। बॉन्ड जितना मजबूत होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा होने का मतलब उतना ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, उतना हीट करना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं कोई चीज़ से, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ये जो हीट कर रहे हैं तो ये यदि बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत है तो बहुत लेट से ये टूटेगा, और यदि ये बॉन्ड मजबूत नहीं है ये फटाक से टूट जाएगा। तो ये निष्कर्ष ये निकला कि ये मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ठीक है। यदि मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर हुआ तो बहुत कम क्या करना पड़ेगा, इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत कम हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अर्थात मेटालिक बॉन्ड बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेटालिक बॉन्ड घटा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मेटालिक बॉन्ड जैसा रहेगा मेल्टिंग पॉइंट वैसा होगा, ठीक है। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ लिख लीजिए फैक्टर इफेक्टिंग। जो फैक्टर लगता है, किस किस फैक्टर पे मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग, इफेक्टिंग, ठीक है। कौन कौन फैक्टर लगता है, एक नंबर में क्या बोले अभी, मेल्टिंग पॉइंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मेटालिक बॉन्ड का। मेटालिक बॉन्ड समझ रहे हैं किसको कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन चीज का होता है, जो अभी जो देखे हैं ये ऐसे है, दोनों ये एटम है, ये भी एटम, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इस दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा। मेटल है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इस दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो इस दोनों की इंटरेक्शन का विपरीत हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा खींचने नहीं देगा। इस मेटालिक एटम के में जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा खींचने नहीं देगा। लेकिन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, दोनों जो इंटरेक्शन लगा रहे हैं, तो ये जैसा रहेगा क्या होगा, इंटरेक्शन। ये दोनों न्यूक्लियस का, दोनों मेटालिक एटम के न्यूक्लियस का इंटरेक्शन जितना इस पे रहेगा उतना क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब ये जितना जोर से खींचेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन ऑफ कौन चीज, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो ये इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, पूरा क्या कहलाएगा, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर क्या कर रहा है, मतलब अपना बल दिखा रहा है, वही क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल। पूरा एक मॉलिक्यूल होगा, उसके बीच में जो इंटरेक्शन है वही क्या होगा, ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यदि कम हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी हो सकता है। तीसरा और क्या हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट के, ये भी हो सकता है कि मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका जितना मास हो उतना भारी होगा, उसमें उतना मेटालिक बॉन्ड होगा, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड उतना ज़्यादा हो गया तो उतना क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बहुत सारे और एक दो फैक्टर है जो क्या करते हैं, लगते हैं, लेकिन मेनली यही तीन पे काम चल जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये यदि मेल्टिंग पॉइंट किसी का ज़्यादा हो जाए किसी का कम हो जाए तो उसका ये भी रीजन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है जिस कारण क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट किसी का ज़्यादा किसी का कम हो सकता है। चौथा एक और लिख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वंडर वाल फोर्स। जो मेटालिक बॉन्ड में वंडर वाल फोर्स होगा, जो एक दूसरे को खींचने की कैपेसिटी होगा, धीरे धीरे मतलब एक और फोर्स होता है जिसको वंडर वाल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे पता चलेगा, जो कि 11th का ही टॉपिक है, फिर भी आगे हम बताएंगे। ठीक है, वंडर वाल फोर्स तो वो उसके प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसका, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वाल फोर्स जितना रहेगा वही क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि ये आपको मेटल के लिए नहीं यूज होता है, क्योंकि वंडर वाल फोर्स बहुत कम होता है मेटल में। और यहाँ मेटालिक बॉन्ड का बात करेंगे, ये किस में होता है, नॉन मेटल सब में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या किए, ये फैक्टर सबको देख लिए। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का, कि जो हम लोग का जो काम का चीज़ है, अभी तक ये सब केवल बेसिक था। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट का बात करते हैं जो क्लास 12th के लायक है। जो स्कैंडियम था, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब क्या है, 3D पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का और 3D सीरीज का है। तो इस सब का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, तो उसका हम बात करेंगे। स्कैंडियम है, देखिए ये सब डिग्री सेल्सियस में, किस में है, डिग्री सेल्सियस में। स्कैंडियम का 1541 होता है, 1541 डिग्री सेल्सियस। टाइटेनियम का टाइटेनियम का 1668 होता है। स्कैंडियम का 1541 और टाइटेनियम का 1668। वेनेडियम का 1910, मतलब इधर जाने से यहाँ तक बढ़ रहा है। फिर देखिए क्रोमियम पे घट गया 1907। मैग्नीज पे क्या कहाँ आ गया, 1246 पे। Fe पे 1538, कोबाल्ट पे 1495, निकल का 1455 और कॉपर का 1085 और जिंक का 420। ये सब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई लगातार नहीं है, यहाँ तक लगातार हुआ, यहाँ तक शुरू का 3, 1541, 1668, फिर कितना 1910। ये सब क्या हो गया, लगातार इंक्रीज किया। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज क्या, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ घटा है, थोड़ा ही घटा है, तो इसको हम लोग बराबर मान लेते। 2-4 डिग्री सेल्सियस कोई महीने नहीं रखता है मेटल के लिए। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ से यहाँ तक का क्या है, इन दोनों का सिमिलर है, मान लेते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, अब देखिए 1907 से ये क्या हो गया, 1246 हो गया, मतलब बढ़ा है। इससे चले गया 1538 तक। अब फिर यहाँ से नीचे क्या हो गया, डाउन हो गया, घट गया। ठीक है, मतलब फिर यहाँ से ये 3 एलिमेंट तक बढ़ गया है, 1538 तक क्या हो गया, बढ़ा है। मतलब यहाँ से आगे क्या होता है, क्रोमियम से आगे बढ़ने लगता है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंक्रीज, इंक्रीज कर जाता है। फिर यहाँ से इधर देखिए 1495, 1455, 1085 और 420, मतलब इधर घटने लगता है। क्या हो जाता है, यहाँ से इधर घटने लगता है, डिक्रीजेज कर रहा है। क्या हो रहा है, उधर डिक्रीज कर रहा है। और ये केवल यहाँ के लिए ठीक है। तो देखें ये दोनों सेम है, सिमिलर है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बढ़ा।
और फिर यहाँ से यहाँ घटने लगा। क्या आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लगातार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था तो मास इंक्रीज किया, ठीक है। अब मास इंक्रीज किया तो क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे D5 इसका भी आ जाता, थोड़ा सिमिलर हुआ, जिस कारण यहाँ ऑलमोस्ट सेम हो गया, ठीक है। सॉरी, इसमें और इफेक्टिंग लग गया, यहाँ पे D5 आ जाता है, एकाएक क्रॉस कर जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, घट जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, फिर भी यहाँ पे क्या हो गया, घट गया। वेनेडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी, कम थी, लेकिन क्रोमियम में क्या है, बहुत ज़्यादा है। फिर भी ये क्या हो गया, मास इसका घट गया। यहाँ पे बढ़ा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मास बढ़ गया, फिर यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई और फैक्टर काम करने लगा, मास वाला काम नहीं कर रहा है। फिर अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे बात करते हैं, यहाँ से इधर फिर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इधर देखिए D5 होता है, फिर D5 इसका भी होता है, लेकिन S में एक इसमें होता है, इसमें S का 2 हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद कीजिए फटाफट। इसमें क्या हो गया, इधर जाने पे फिर बढ़ा, पेयरिंग होने लगा, फिर भी ये क्या हो गया, बढ़ रहा है। फिर यहाँ से इधर जाने के बाद क्या हो रहा है, पेयरिंग होते जा रहा है, तो इसका मतलब घट रहा है। मतलब कोई फैक्टर एक काम करने वाला मेल्टिंग पॉइंट में नहीं है। ये एक क्या हो गया, रेगुलर है क्या, लगातार कोई है क्या, नहीं है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर ट्रेंड होता है। क्या होता है इसका, इरेगुलर ट्रेंड होता है, इरेगुलर कौन सा ट्रेंड होता है, इरेगुलर, मतलब ये लगातार नहीं होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि संक्रमण एलिमेंट क्यों कहलाता है, संक्रमण तत्व ये क्यों कहलाता है। क्योंकि देखिए, न तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हुआ, नहीं क्या हो रहा है, ये भी सेम प्रॉपर्टी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी प्रॉपर्टी सेम नहीं हुआ। न सब पूरा टेंसाइल हुआ, न पूरा डक्टाइल होता है, सब में गुण पाया जाता है। न पूरा सब क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है, किसी में कम होता है तो कोई ज़्यादा होता है। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल बीमारियों से भरा हुआ है, इसीलिए उसका नाम हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। बीमारी का भरपूर है उसमें। तो देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी भी देखिए लिए थे, तो उसमें और डेंजर बीमारी था, ठीक है। तो ये हो गया इरेगुलर ट्रेंड। फिर भी इस वैल्यू के हिसाब से हम बता सकते हैं कि किसका कितना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा किसका लग रहा है आपको, देखिए वेनेडियम का क्या है, सबसे ज़्यादा 1910 है, तो वेनेडियम है। हम बोले थे कि मान लेते सिमिलर क्या है, क्रोमियम है। 2-4 पॉइंट मैंने नहीं रखता, तो मान लीजिए ये बराबर है या थोड़ा ही बड़ा है क्रोमियम से, इसका मतलब क्या हो गया, इसको ढक लीजिए तो बड़ा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, बराबर भी है। क्रोमियम क्या है, बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा है, ये दोनों हो गया। 1900 से नीचे वाला कौन सा है, ये 1600 है, 1600 केवल यही ठो है। तो इसका मतलब हो गया क्रोमियम से कम होगा मेल्टिंग पॉइंट किसका, टाइटेनियम का। अब देखिए 1668 से कम किसका मेल्टिंग पॉइंट है, देखिए तो 16 से 68 से कम ये 1541, 1500 से मतलब यही है, एस्केंडियम का, एस्केंडियम का हो गया, ठीक है। एस्केंडियम का 1541 और किसका, देखिए एफ ही का 1538 है। क्या है, 1541 और 1541 और 1538 नज़दीक है, क्लोज है। क्या हम इस दोनों को सिमिलर मान ले, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, तो लेकिन ज़्यादा किसका, एस्केंडियम का ज़्यादा हो गया, या फिर बोल दीजिए बराबर है किसका, एफ ही का। लेकिन ये दोनों में यदि पूछे बराबर है, ज़्यादा किसका है, तो एस्केंडियम का ही होगा। देख रहे हैं आप लोग 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है, और उसको हम बराबर भी बोल सकते हैं, एफ ही। अब देखिए 1538 से नीचे क्या है, ये 1495 है। क्या 1400 वाले और इधर है, नहीं है, 1495 फिर 1455 ही है। तो सबसे उसके बाद कोबाल्ट, मतलब इधर जाने पर अब बिल्कुल घटेगा। तो 1495 हो गया कोबाल्ट का, फिर निकल का, फिर कॉपर, फिर जिंक। कोई छूटा नहीं ना, 3 दूना 6, 3 तियाने, 3 दूना 6, 1 9, कोई छूट गया। तो कौन सा छोटा है, हाँ ये मैग्नीज कितना है, 1246। मैग्नीज का कहाँ होगा, तो मैग्नीज का किससे ऊपर है, मतलब कॉपर से पहले।
तो कॉपर से पहले क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। कॉपर से पहले मैग्नीज, मैग्नीज कॉपर फिर जिंक। अब पूरा हो गया होगा। चलिए, इस प्रकार से क्या हो गया, ये इधर की ओर आने पे मास बढ़ता है, और जिस मास घटता है और बढ़ता भी है। क्यों? क्योंकि ये इरेगुलर ट्रेंड है, और इसको हम क्या किए, मेल्टिंग पॉइंट पे आधार पर किए। तो इधर आने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। इसमें इस सीरीज में ये 3D का जो एक हम लोग क्या किए, रेगुलर सीरीज बनाए हैं, तो इसमें क्या होगा, इधर आने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब देखिए, जिंक का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है, फिर भी ये मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। 3D में क्या हो रहा है, सबसे कम जिंक का है ना, सबसे ज़्यादा किसका, वेनेडियम का। तो 3D सीरीज के लिए पूछ दे कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो 3D सीरीज के लिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, हाईएस्ट MP किसका हो जाएगा, वेनेडियम का। कितना होता है, 1910। लोवेस्ट कितना हो जाएगा, तो लोवेस्ट होगा किसका, जिंक का। कितना होता है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट जिंक का होता है। कितना होता है, 420 ही है, 420 ही होता है। ये इतना कम क्यों होता है, इस पर कॉन्फ़िगरेशन काम कर रहा है। 4s2 हो रहा है, 3D10, मतलब S वाला भी पूरा भरा है और D वाला भी भरा है, ठीक है, जिस कारण ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इस प्रकार से आप क्या किए, एक वाला को एक ठोका देख लिए। तो आप देखें कि ये इरेगुलर ट्रेंड है, 3D का इरेगुलर ट्रेंड है, जिसको हम लोग रेगुलर बनाए हैं। अब इसका एक ग्राफ भी, इसको हम एक तरह से हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, इसका एक ग्राफ भी खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे, देखिए, ये एलिमेंट मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं क्या है, एलिमेंट है, और ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो टोटल कितना है, 10 है ना, 10 है। तो पहले 10 लाइन दे देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका वैल्यू। नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, एक रेगुलर ट्रेंड में लिखेंगे। सबसे कम किसका है, सबसे कम कौन सा है, 420 वाला है। तो सबसे कम, क्योंकि आप किसी चीज को पैरेलल ही ले जाएंगे ना, ग्राफ बना रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 500, यहाँ पे 600, यहाँ पे फिर 200, ऐसे उल्टा सीधा नहीं कर सकते। हम एक ग्राफ यदि खींच रहे तो हमको रेगुलर होना चाहिए डाटा रखने के लिए। तो सबसे कितना है कम, 420, उससे ज़्यादा 1085, उसके बाद 1246, उसके बाद 1455, फिर 1495, फिर 1538, 1541, 1668, 1907 और 1910। और इधर 10 एलिमेंट है, उसका भी नाम लिख लेते, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, मैग्नीज के बाद Fe, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, देखिए स्कैंडियम का कितना है, स्कैंडियम का 1541। 1541 कहाँ पे है, 1541 है, मतलब कि ये इसके सामने है, क्या ये इसके सामने है। चलिए,
उसके बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम का कितना है 1668 है, 1668 यहाँ है, टाइटेनियम का यहाँ है। सोलह सड़सठ। अब देखिए टाइटेनियम के बाद वेनेडियम होता है, वेनेडियम का कितना 1910, मतलब सबसे ऊपर वाला का है ये, वेनेडियम 1910 है। उसके बाद देखिए 1910 के बाद क्रोमियम है 1907 है। क्रोमियम का कहाँ से मिलाएंगे 1907 से, यहाँ से इसको ऐसे करके मिलाते हैं। अब बात करते मैग्नीज का, मैग्नीज का कितना है 1246 है, 1246 इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है, मैग्नीज का यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद एफ का बात करते हैं, कितना है ये 1538 है, एफ 1538 है, इसमें डाटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको 1538 से मिलाएंगे एफ से। ठीक है। अब बात करते कोबाल्ट का, कितना है 1495, तो 1495 वाले से मिलाते हैं। कोबाल्ट का 1495 हो गया। और इसका कितना होता है 1455 होता है। निकल का कितना होता है, निकल का 1455 होता है, निकल का 1455। कॉपर का कितना होता है, कॉपर का 1085 होता है। कॉपर का 1085 होता है। जिंक का कितना होता है 420 होता है। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ग्राफ को मिलाएंगे। तो पहले ये किसका कहाँ है उसको बढ़िया से इंकित कर देते हैं। तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, एक यहाँ पे 10। देखिए ये ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर एकाएक पूरा नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सीधा हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है। और आप यदि इस तरह से ग्राफ बना लिए हो तो फिर इसको आप मिटा सकते हैं। ये ऐसे हम इसीलिए बताएं, आप सीख लीजिए। बच्चे क्लास में ऐसे बताया जाता है कि जो कैसे ग्राफ बनाते हैं, लेकिन आप लोग हायर क्लास के हैं तो ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है। केवल नीचे में नाम लिखिए और फिर कहाँ पे क्या है उसको डायरेक्ट मिला दीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका ग्राफ बन गया है। चलिए तो अब क्या करते हैं 3D, अब 4D सीरीज पे चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 4D सीरीज का देखते हैं कितना होता है। होता है ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका 4D सीरीज का, कौन चीज का 4D सीरीज का ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो देखिए ये भी इरेगुलर ट्रेंड है, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, कहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा है। ठीक है, ये 21 से 57, फिर यहाँ पे क्या हो गया, घट गया, ये बढ़ा है यहाँ तक, और यहाँ पे क्या हो गया, घट गया। और यहाँ से देखिए फिर यहाँ से बढ़ा यहाँ तक,
इंक्रीज किया है और यहां से फिर घटना स्टार्ट किया तो घटते रह गया, डिक्रीज किया है। तो इस प्रकार से आप क्या देखें कि लगातार नहीं है, न तो ये पूरा बढ़ा ही है, न ही पूरा ये घटा ही, ये क्या रहा है, इरेगुलर ट्रेंड है, पूरा रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इस प्रकार से हम इसको क्या बोलेंगे, यह भी क्या होता है, इरेगुलर ट्रेंड होता है। क्या है, इरेगुलर ट्रेंड होता है, ट्रेंड्स। अब इसको रेगुलर बनाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यू वाइज देखेंगे। वैल्यू वाइज देखते हैं, हाईएस्ट किसका है, मोलिब्डेनम का, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, मोलिब्डेनम का है। उसके बाद किसका है, 26 से नीचे किसका है, 2477 इसका है, इससे किसी का ऊपर नहीं, इसका बाद है, इसके बाद है नायोबियम। इसके बाद किसका है, 2400 से कम मतलब 2300 यहाँ रुदेनियम, इससे कम 2100, यहाँ 2100 से ऊपर किसी का नहीं, ये टेक्नीशियम। फिर इससे कम ये 1855 है, ये 1900, ये 1900 वाला। फिर इससे भी कम जिरकोनियम, फिर इससे कम पैलेडियम, इससे कम येटेरियम, फिर इससे कम एजी, फिर इससे कम कैडमियम। अब देखिए क्या हो गया, रेगुलर ट्रेंड हो गया। इधर आने पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इधर आने पे बढ़ता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इधर आने पे बढ़ता है, कब, जब ये सीरीज याद रहे तब। तो ये सब पूछने वाला है नहीं, केवल आपको पूछेगा यहाँ शुरू का और ये लास्ट का, ठीक है। मतलब ये हाईएस्ट पूछेगा और लोवेस्ट पूछ सकता है, ठीक है, या फिर ये शुरू का पूछ सकता है 2 और लास्ट का 2 पूछ देगा कि जो ये ट्रियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1526, कैडमियम का कितना होता है 321, ये पूछ सकता है। या फिर पूछेगा किसमें हाईएस्ट किसका होता है, 4D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, लोएस्ट किसका होता है, हाईएस्ट बोलेंगे मोलिब्डेनम का होता है, लोएस्ट किसका होता है, कैडमियम का होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अब ग्राफ भी बना सकते हैं, आप ग्राफ खुद से बना लीजिएगा। अब हम बात करेंगे 5D सीरीज का। किस सीरीज का बात करने वाले हैं, 5D सीरीज का। ग्राफ एक हम इसीलिए इतना डीप में बताए क्योंकि आप लोग को खुद से अब ग्राफ बनाना है। 5D सीरीज का आप बात करते हैं, प्रकार से क्या होता है, 5D सीरीज का होता है। अब इसमें देखिए नीचे आने पे क्या देखा आपने कि जो 1910 से फर्स्ट वाले सीरीज में हाईएस्ट था, नीचे आने पे 2000 पे गया और उससे भी नीचे आए 5D में आ गए तो 3000 तक गया। मतलब ये भी साबित हो रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें यदि ऊपर से नीचे अप टू डाउन आते हैं तो क्या हो जाता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, जो अभी दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वाले में 1900 तक था, सेकंड वाला में 2000 से ऊपर 2400 तक गया और थर्ड वाले में कितना तक गया, 3400 तक जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये भी क्या है, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ तक गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट घटा यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक घटते रह गया। मतलब यहाँ से घटना स्टार्ट किया तो पूरा घटते रह गया, केवल यहाँ तक बढ़ा उसके बाद घटते रह गया। और यहाँ पे देख रहे मेल्टिंग पॉइंट कितना आ गया, माइनस में आ गया, क्योंकि HG खुद लिक्विड है, लिक्विड के बाद बहुत कम लगता है उबलने के लिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो जो लिक्विड ही खुद है तो वो क्या होगा, उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा, कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड से जो लिक्विड में जाता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये खुद ही लिक्विड है तो इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसीलिए माइनस में चले जाता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर चाहिए ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इधर जाने पे इंक्रीज कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, लेकिन यहाँ से इधर जाने पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, घटने लगता है। कोई एक फैक्टर नहीं है मेल्टिंग पॉइंट के लिए, बहुत सारा फैक्टर लागू हो जाता है, ठीक है, जिस कारण ये क्या होता है, वेरी करते रहता है अलग अलग। ये भी क्या हो गया, इरेगुलर ट्रेंड हो गया, यहाँ तक बढ़ा उसके बाद घटा, ये क्या हो गया, इरेगुलर ट्रेंड, इरेगुलर ट्रेंड। अब इसको भी रेगुलर बना सकते हैं, आप खुद से बना लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। किस चीज का बात करते हैं,
बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं समझ रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में केवल हम नोट लिखाएंगे कि किसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है लिक्विड स्टार्ट हो जाता है, कौन चीज बॉइल्स मतलब उबलना स्टार्ट कर देता है, एंड गिव्स और देता है क्या मैक्सिमम वेपर, बहुत ज्यादा वेपर देता है, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर द्रव उबलना शुरू कर देता है और क्या करता है बहुत ज्यादा मात्रा में वाष्प देता है, उसे क्या कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। यहाँ पे बीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, वही फैक्टर पे जितना फैक्टर पे इससे पहले डिपेंड किया था मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किया, दोनों क्या होगा सेम ही चीज है, केवल फर्क कितना है, सॉलिड से वो लिक्विड में आता है तब ये अपना लिक्विड अपना और बॉन्ड तोड़ के गैस बनना चाहता है। सॉलिड वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो लिक्विड बनना चाहेगा, वही मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। लिक्विड वाला अपना बॉन्ड तोड़ के क्या होना चाहेगा, गैस पसंद करेगा होना, वही सब फैक्टर काम करेगा जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट में करता था। हम क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्या हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब उसके लिए कितना एनर्जी लगता है बॉन्ड तोड़ने के लिए, वही क्या कहलाता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा। और क्या कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन सा मास का, मोलिकुलर मास का या एटॉमिक मोलिकुलर मास का मास। ठीक है, और एटॉमिक में यदि कंपेयर करेंगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और किस पे डिपेंड करेगा, ये भी बात करेगा वैन डर वाल पे भी बात करेगा, ये भी वंडरवाल फोर्स पे डिपेंड करेगा। चौथा क्या हो सकता है, चौथा ये भी हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये भी हो सकता है। इस प्रकार से ये सब फैक्टर है जिसपे क्या करेगा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। तो इसमें तो पता चल गया होगा इसमें बहुत सारा फैक्टर है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो हम बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हैं। उससे पहले हम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या समझ लेते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखिए जो अभी लेटिस बनाए थे ना, लेटिस मेटालिक लेटिस समझ रहे किसको कहते हैं। मेटालिक लेटिस से क्या होता है, मेटालिक लेटिस उससे जो क्या बनेगा पहले क्रिस्टल बनेगा, क्या होगा मेटालिक क्रिस्टल बनेगा या सॉलिड मेटालिक सॉलिड बनेगा। कौन सी बनेगा सॉलिड। इससे किस में जाएगा लिक्विड में जाएगा, मेटालिक लिक्विड में, मेटालिक लिक्विड। अब फिर किस में जाएगा ये मेटालिक गैस में, गैस में। तो ये जो यहां से इधर जाने की जो प्रोसेस है इसमें जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है रिक्वायर्ड एनर्जी, जितना एनर्जी लगता है वही क्या कहलाता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाता है। तो ये लेटिस एनर्जी का भी थोड़ा बहुत फिगर बना ही देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मेटल होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन मेटल।
इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये लेटिस है, इससे क्या होगा, मेटालिक सॉलिड बनेगा, फिर लिक्विड बनेगा, फिर गैस बनेगा। तो उसमें जितना हमको एनर्जी देना पड़ेगा, हीट जो करते हैं उसी कहते हैं एनर्जी, तो वो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये निकालेंगे कैसे, तो सिंपल बात है, एक मोल जो गैसियस एटम बनेगा वो उसमें जितना एनर्जी लगा निकालने में वही क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अर्थात फॉर वन मोल ऑफ गैसियस एटम, एक मोल गैसियस एटम के लिए जो एनर्जी हमें लगेगा वही क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार से आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी समझ ली। अब लास्ट टॉपिक है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए कि इसका भी क्या होगा, इरेगुलर ट्रेंड होगा। बॉइलिंग पॉइंट का देखिए बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट देखिए हम क्या बोले थे, मेल्टिंग पॉइंट शुरुआत का फर्स्ट 3D सीरीज का हाईएस्ट कितना था, 1910, लेकिन इसमें देखिए हाईएस्ट कितना है, 3407। वेनेडियम का ही 1910 था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से कितना बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, लगभग दुगुना हो गया। तो इतना हो गया, मतलब है बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया। बॉइलिंग पॉइंट क्या किया है, इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज कर गया, बहुत ज्यादा। तो इससे तो पूरा साबित हो गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ से ये घटना स्टार्ट करता है, यहाँ तक घटता है, डिक्रीज करता है, फिर यहाँ से जो बढ़ना स्टार्ट करता है यहाँ तक बढ़ता है, इंक्रीज करता है, फिर यहाँ से जो घटता है तो घटते रह जाता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ये क्या हो गया कि जो इरेगुलर ट्रेंड हो गया, क्या हो गया, इरेगुलर ट्रेंड। अब इसको देखिए, रेगुलर ट्रेंड हम लोग बनाते हैं कैसे, सबसे ज्यादा किसका है, वेनेडियम का, हाईएस्ट वेनेडियम, उसके बाद किसका है, टाइटेनियम 3200, उसके बाद 2800 किसी और का है, ये 2836, तो ये 2861, फिर ये 2900 है, पहले को क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, फिर उसके बाद Fe 2861 से 2836, फिर Sc, इसके बाद 2600, ये 2700 वाले पहले निकल, फिर किसका 2600 वाले क्रोमियम, 2600 पर से कॉपर 2500 वाले, उसके बाद 2000 वाले मैग्नीज का बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद जिंक का, हो गया टोटल 10, 3 2 9 6 3 3 10। इस प्रकार से आपके ये रेगुलर ट्रेंड हो गया। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं 4D सीरीज का। किस सीरीज का, 4D सीरीज का। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 4D सीरीज का। देखिए यहाँ से क्या कहाँ तक बढ़ता है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आता है, इंक्रीज किया, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से फिर क्या होता है, इधर डिक्रीज करते करते पूरा डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज कर। ये तो थोड़ा आसान हो जाता है याद करने। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, नायोबियम का, फिर उससे कम जिरकोनियम का, फिर इससे भी कम यट्रियम का। ऐसे करके क्या करेंगे, इसका भी लिख लेंगे, इससे जिधर उतना जाएंगे उतना कम करते जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 4300 वाला है, मोलिब्डेनम का पहले हो जाएगा, पहले यहाँ मोलिब्डेनम का, फिर जिरकोनियम का, फिर टेक्नीशियम का,
और फिर रुथेनियम का, फिर रोडियम का, फिर पैलेडियम का, तब आएगा कौन सा, जेट्रियम, मतलब Ag, फिर ये हो गया रेगुलर ट्रेंड। तो रेगुलर ट्रेंड हो गया। 5D का भी ऐसे ही होगा। 5D लास्ट वाला सीरीज बचा है, अब बॉइलिंग पॉइंट भी अब क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 5D सीरीज का बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट में देखिए क्या हो जाता है, यहाँ से इधर जाने पे बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा है, फिर यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। Hg का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, माइनस में था 38 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या चले गया, Hg का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आप लोग तो रेगुलर ट्रेंड बनाना आप सीख गए होंगे, बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका नीचे आने पे नहीं घटता है। ठीक है, हम ये लिखते हैं, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नीचे आने पे बढ़ता है, एक्सेप्ट, ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए है। मेल्टिंग पॉइंट में कौन कौन एक्सेप्शन आएगा, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट में कौन कौन एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आता है फर्स्ट ए, सेकेंड ए और थर्ड ए, सॉरी ए नहीं बी, फर्स्ट बी, सेकेंड बी और थर्ड बी, ये तीनों एक्सेप्शन में आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में कौन कौन आता है, फर्स्ट बी और सेकेंड बी। ये दोनों नीचे आने पे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये दोनों का ट्रेंड अलग होता है, लेकिन बाद बाकी जो नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा, वो सबका बढ़ जाएगा। ये ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट बी और सेकेंड बी ग्रुप क्या होगा, नीचे आने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा, और इस तीनों ग्रुप का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से क्या हो गया, आज बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात की। एक नंबर में बात किए थे मेटालिक प्रॉपर्टीज का, दूसरा बात किए टेंसाइल का, तीसरा बात किए थे डक्टाइल का, चौथा बात की मेलेबिलिटी का, पांचवा का बात की कंडक्टिविटी का। ठीक है, छठा बात की कि वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, सातवां बात की कि जो मेटालिक बॉन्ड किसको कहते हैं, आठवां बात की है कि मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, नौवां बात की बॉइलिंग पॉइंट, दसवां इंथैल्पी एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो इतना का हम क्या किया, बात की। उसमें भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा अंदर तक गए, और उसका ग्राफ भी बनाना सीखे। इरेगुलर ट्रेंड था, सबका वैल्यू भी लिखा है, और बहुत सारे बुक को स्टडी करने के बाद ये डाटा मिला है। ठीक है, और ये डाटा 100% सही है, 1% भी गलत नहीं। इधर उधर बुक में देखेगा तो आपको डाटा गलत मिल सकता है, लेकिन ये डाटा कहीं भी मिला लीजिए आपको गलत नहीं मिलेगा। अच्छे टीचर से आप पूछ सकते हैं ये डाटा कितना सही है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।